Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग जो पानी में अपना अक्स देखकर ऑलरेडी डर चुका था, वो वहां से जैसे तैसे करके भागना चाहता था क्योंकि उसे ऑलरेडी ही अब यहाँ डर लगने लगा था। विंग उस पॉन्ड के किनारे अपना बैग लेने गया, पर थोड़ी ही देर बाद उसका पैर स्लिप हो गया और वो जाकर सीधा उस पॉन्ड में गिर गया। विंग जो एक ट्रेन स्विमर था, वो स्विम करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग अपनी स्किल्स को यूज ही नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्यों, पर विंग लाख हाथ पैर मारने के बावजूद भी स्विम नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे विंग महसूस करता है कि वो पॉन्ड का पानी हद से ज़्यादा ठंडा हो रहा है। ठंड की वजह से विंग के हाथ पांव भी सुन गिरने लगते हैं, जिससे विंग बिल्कुल भी अपने हाथों पैरों को अब मूव ही नहीं कर पा रहा था और साथ ही वो पानी में और भी अंदर की तरफ खींचा जा रहा था। विंग का माइंड टोटली ब्लॉक हो चुका था और उसकी आईज अभी भी ओपन थी। वो अपने माइंड में बस एक ही चीज़ लगातार दोहरा रहा था कि उसे अपने अल्फा के लिए जीना होगा, उसे अपने अल्फा को बचाना होगा। पर लाख कोशिश के बाद भी विंग की बॉडी उसका साथ बिल्कुल दे नहीं रही थी, जिस वजह से विंग अब धीरे धीरे अपनी आईज बंद कर चुका था और वो पॉन्ड के नीचे और नीचे खींचा जा रहा था। कितना वक्त गुजरा था ये तो पता नहीं, पर विंग को किसी की हार्श वॉइस अपने कानों में सुनाई दे रही थी। विंग जिसके जहन में अभी तक वांगजी था, वो इन नॉइजेस से परेशान हो रहा था और अचानक विंग चिल्लाते हुए वांगजी का नाम लेकर उठ जाता है। वांगजी! विंग अभी उठकर बैठ चुका था और वो बहुत लंबी और गहरी सांसें ले रहा था, जैसे अभी अभी वो मौत को छूकर वापस आया हो। विंग ने जैसे ही अपनी आईज ओपन की थी, वो सामने का नज़ारा देखकर टोटली शॉक हो चुका था, क्योंकि वो रास्ते पर लेटा हुआ था। साथ ही उसके पास नी हुसैन, वेनिंग, सिचैन और जियांग चैंग थे, जो उसे जगाने की अब तक कोशिश कर रहे थे और उन्हीं के नॉइजेस से विंग तंग हो रहा था। विंग जैसे ही उन चारों को अपने सामने देखता है, वो टोटली शॉक हो चुका था और हद से ज़्यादा कंफ्यूज भी। वही वो चारों भी विंग को यहाँ इस कंडीशन में देखकर टोटली शॉक हो चुके थे। कुछ देर बाद जब विंग अपनी सांसों को स्टेबल करता है, तब उन चारों की तरफ कंफ्यूजिंगली देखते हुए कहता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सिचैन विंग की तरफ देखते हैं और कंसर्नली पूछते हैं, तुम्हें तो माउंटेन के ऊपर भेजा था ना, तुम यहाँ नीचे ऐसे बेहोश क्यों हो और तुम यहाँ कर क्या रहे हो, वो भी इस हालत में, और तुम भीगे कैसे? विंग जो टोटली शॉक हो चुका था और अब जाकर वो खुद को नोटिस करता है, वो देखता है कि वो पूरी तरीके से भीगा हुआ है। अभी तक भी उसके कपड़ों से, इनफैक्ट बालों से भी पानी बह रहा है। विंग ये सिचुएशन रियलाइज करते ही बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और वो सिचैन की तरफ वरीडली देखते हुए कहता है, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो उस पॉन्ड में गिरा था ना, और वो इंसान वो उसे मार रहा था। वो एक्चुअली वो तो बिल्कुल वो वांगजी वो। ऐसे ही विंग पैनिकली कुछ हड़बड़ाते हुए बोलने की कोशिश कर रहा था, पर उससे कुछ ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। सिचैन विंग के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और विंग को शांत करने के लिए कहते हैं, शांत हो जाओ विंग, कुछ नहीं हुआ। पर कौन से पॉन्ड की तुम बात कर रहे हो और किसमें गिरे थे? विंग सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, मैं माउंटेन के ऊपर गया था और वहाँ मैं एक पॉन्ड में गिर गया, जिसमें मुझे अलग दिख रहा था। सिचैन जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, उन्हें खुद विंग की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। हुसैन विंग की तरफ देखता है और कहता है, पहले तुम चलो और चेंज कर लो, बहुत ठंड है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम्हारी हेल्थ का फ़िलहाल ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो तुम्हारे पैर के वॉन्स भी खुल चुके हैं, तो चलो इसे ट्रीट करते हैं। इतना बोलकर वो वेनिंग की तरफ देखता है। वेनिंग और सिचैन विंग को सपोर्ट देकर जैसे तैसे खड़ा करते हैं, पर विंग से खड़ा होना बन ही नहीं रहा था, क्योंकि बहुत देर तक ठंडे पानी में होने की वजह से विंग के हाथ पांव वर्क ही नहीं कर रहे थे। साथ ही पहाड़ के ऊपर जितनी ठंड थी, विंग उतनी ही ठंड नीचे भी महसूस कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग भीगा हुआ था तो उसे आम लोगों से ज़्यादा ही ठंड लगेगी। इसीलिए वो अपने पैरों पर सिर्फ इन लोगों के सपोर्ट से खड़ा तो हो चुका था, पर कदम बढ़ाने में वो
अनसक्सेसफुल था। यह देखकर सिचैन विंग को सीधा अपने गोद में उठा लेते हैं। विंग के लिए ये थोड़ा ऑकवर्ड साथ ही एम्बैरेसिंग था, क्योंकि वांगजी के अलावा आज तक उसे किसी ने भी नहीं उठाया था। पर फिलहाल विंग भी अपनी बॉडी की कंडीशन देख सकता था। वो हिलने के तक लायक नहीं था, इसीलिए वो भी कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं करता। साथ ही सिचैन में उसे अपने बड़े ग दिखते थे, इसीलिए वो उनकी रिस्पेक्ट करने लगा था। सिचैन विंग को लाकर गाड़ी में बिठा देते हैं और साथ ही विंग के पास जो एक बैग और कुछ चीज़ अजीब सी विंग के हाथ में थी उसे भी वो उठा लेते हैं। एक्चुअली सिचैन, जियांग चैंग और नी हुसैन वेनिंग विंग का पहाड़ के नीचे ही इंतज़ार कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ गिरने की वॉइस आई। वो उस तरफ आए तब उन्होंने देखा कि कोई पर्सन अपने मुंह के बल ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसके पास एक बैग और कुछ अजीब सी चीज़ है। वो बैग और कपड़े देखकर वो चारों भी पहचान चुके थे कि ये विंग है। वो चारों भागते हुए विंग के पास गए थे और जैसे ही उन्होंने विंग को वहाँ देखा, विंग पूरी तरीके से गीला था और वो अनकॉन्शियस था। कब से सिचैन, चैंग और वेनिंग, नी हुसैन विंग को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, पर विंग होश में आ ही नहीं रहा था, जिससे वो चारों भी वरीड हो चुके थे। पर कुछ देर के कोशिश के बाद विंग फाइनली अपनी आइज़ को ओपन करता है। तब जाकर कहीं इन चारों के जान में जान आई थे। विंग की हालत सही नहीं थी, इसीलिए वो चारों भी विंग को लेकर सीधा विंग के ही उस मेंशन में आते हैं। अभी विंग को चेंज करना था, पर क्लोथ तो खैर अवेलेबल थे, पर चेंज करने के लिए रूम कहा था, क्योंकि मेंशन के अंदर तो कोई जा नहीं सकता था। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और कार की पार्किंग एरिया में चला जाता है। वो एक कार से अपने एक्स्ट्रा क्लोथ्स निकालता है और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ निकल जाता है। विंग थोड़ी ही देर बाद चेंज करके वापस आता है और वो इन चारों की तरफ देख रहा था। अभी शाम के लगभग 6 बज चुके थे और इन लोगों के पास अब वक्त बहुत ज़्यादा कम था। सिचैन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कुछ पता चला बाओशन सरन के बारे में? तुम ऊपर गए थे तो नीचे कैसे आए अचानक? विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और सिचैन की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, बाओशा सरन तो क्या, वहाँ एक इंसान तक का नामो निशान नहीं है। जैसा कि हिस्टोरिकल बुक्स में लिखा है, वहाँ बहुत पुराने बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर हैं। साथ ही वहाँ मैंने एंट्रेंस पर एक बड़ी सी कमान भी देखी, पर उसके अलावा मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। साथ ही पहाड़ के ऊपर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। पर पहाड़ के ऊपर एक बहुत खूबसूरत झरना है, पर वो झरना बहुत ज़्यादा अजीब है, बहुत ज़्यादा वियर्ड है। ये सुनकर जियांग चैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, वियर्ड का क्या मतलब है? विंग डीप ब्रीथ इनहेल करता है और चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, उस झरने में हम अपना अक्स जब देखते हैं तब हमें कुछ और नज़र आता है। सिचैन तुरंत कहते हैं, जैसे? विंग रिप्लाई देते हुए कहता है, जैसे मैंने उस झरने में जब अपना अक्स देखा, उस पॉन्ड में जब अपना अक्स देखा, तब मुझे अपना लुक बिल्कुल डिफरेंट नज़र आया। मेरे बाल हद से ज़्यादा लंबे थे, साथ ही मैंने हिस्टोरिकल क्लोथ्स पहने थे। जो क्लोथ्स मैंने पहने थे वो रेड एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन था। साथ ही मेरे फेशियल एक्सप्रेशन हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये सुनकर नी हुसैन कहता है, तुम मैन हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग ही होंगे। विंग हुसैन की तरफ देखता है और कहता है, मैं हर रोज़ अपना अक्स आईने में देखता हूँ, इसीलिए मैं अपने फेस को अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। मेरा फेस इतना स्ट्रॉन्ग और मेरा ऑरा इतना खतरनाक नहीं हो सकता। जो पर्सन मुझे उस पॉन्ड में नज़र आ रहा था, पहले तो उसकी आइज़ टोटली रेड थी और साथ ही उसका ऑरा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था। नी हुसैन विंग की तरफ देखते हुए कहता है, बस तुम्हें उसका फेस देखकर ये समझ में आ गया? तुरंत सिचैन रिप्लाई देते हुए कहता है, ऐसा होता है जब हम अपना अक्स अक्सर आईने में देखें तो हम अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ को जानते हैं। हमारे फेस पर कहाँ कुछ क्या लगा हुआ है ये हमें ऑलरेडी पता होता है, और अगर वही हम अपने जैसे दिखने वाले सेम इंसान को अपने सामने देखेंगे तो ऑब्वियसली दुनिया भले ही उन दोनों में कंफ्यूज हो जाए, पर हम दोनों मतलब वो सामने वाला हम शक्ल और हम
एक दूसरे को पहचानने में गलती नहीं कर सकते। हम दोनों एक दूसरे में कुछ ना कुछ डिफरेंस निकाल ही लेंगे। इंसान सेम दिख सकता है पर उसका ऑरा चेंज नहीं होता। किसी का ऑरा डार्क होता है, किसी का डेंजरस होता है, किसी का सॉफ्ट होता है तो किसी का लविंग होता है। यही रीज़न है कि ट्विंस को भी उनके माँ बाप आसानी से पहचान लेते हैं, क्योंकि इंसान लाख सरीखा दिखले पर उसके दिल में जो है वो उसके ऑरा थ्रू फील हो ही जाता है। विंग सिचैन की बातों पर जस्ट नोट करता है और कहता है, हाँ, उस इंसान का ऑरा हद से ज़्यादा खतरनाक था और ये मैं महसूस कर सकता था उसके फेस से ही। चैंग विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आगे कंटिन्यू करो। विंग बाद में उन्हें बताता है कि कैसे वो डर गया और उसका पैर स्लिप होकर वो पॉन्ड में ही गिर गया और जब उसने अपनी आईज ओपन की तो वो ऑलरेडी पहाड़ के नीचे था। ये सुनकर वेनिंग कंफ्यूज हो जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मतलब तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि जब तुम गिरे तब पॉन्ड के अंदर गिरे और जब नीचे आए तो सीधा पहाड़ के नीचे थे। विंग वेनिंग की तरफ देखता है और कहता है, भले ही ये विश्वास करने जैसी चीज़ नहीं है पर यही सच है। वो सब डीप ब्रेथ लेते हैं क्योंकि उन्होंने अब तक जो महसूस किया था उसके आगे ये भी कुछ नहीं था। नी हुसैन विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तो इसका मतलब तुम्हें बाउंसर सरन नहीं मिली। विंग डीप ब्रेथ लेता है और नी हुसैन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे वहाँ इंसान तो क्या परिंदा भी नहीं मिला, तुम बाउंसर सरन की बात कर रहे हो। सिचैन विंग की तरफ वरीडली देखते हुए कहते हैं, तो अब पता कैसे चलेगा कि ये सोल किसकी है। विंग सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, वो पता चल चुका है। ये सुनकर वो चारों भी एक्साइटेड हो चुके थे और विंग की तरफ देख रहे थे। विंग उन चारों की तरफ देखते हुए कहता है, सब कुछ पता चल चुका है, ये सब क्यों हो रहा है और वो इंसान मुझसे शादी क्यों करना चाहता है, ये सब कुछ पता चल चुका है। पर अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उस इंसान को ये बिलीव हो जाए कि उसका लवर मैं नहीं हूँ, बल्कि वो मर चुका है और हम उसे वापस नहीं ला सकते। ये सुनकर सिचैन विंग से कहते हैं, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि वो इंसान पता नहीं कितने साल पुरानी एक भटकती रूह है और वो हमारी बात पर यूं ही आसानी से यकीन करे, ये लगभग नामुमकिन है। विंग सिचैन की तरफ देखते हुए नोट करते हुए कहता है, हाँ, ये बात तो सच है, वो हम पर यकीन कभी नहीं करेगा, पर हमें जैसे तैसे करके उसे यह समझाना ही होगा कि उसका लवर अब इस दुनिया में नहीं है। चैंग तुरंत विंग की तरफ देखते हुए कहता है, पर उसका लवर है कौन, ये तो बताओ। विंग चैंग की तरफ देखता है और कहता है, हमारे पास उन बातों को करने का अभी वक्त नहीं है क्योंकि 3 बजे से पहले उस रूह को मुझसे शादी करनी है और वो रूह मुझे उससे पहले वांगजी तक नहीं जाने देगी। अगर मैं बराबर 3 बजे अंदर गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे थोड़ा जल्दी ही अंदर जाना होगा ताकि मैं उस रूह को कन्विंस कर पाऊँ। सिचैन अपनी वॉच को देखते हुए कहते हैं, अभी 6:30 बजे है, तुम चाह कर भी 9 से पहले मैंशन के अंदर एंटर नहीं कर सकते, इसीलिए ये अच्छा होगा कि तुम अभी हमें स्टोरी बता दो ताकि हम लोग भी एक्सप्लेन करने में तुम्हारी कोशिश कर पाए और हम लोगों को भी ट्रू स्टोरी पता हो। विंग एक डीप ब्रेथ लेता है और सिचैन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं 9 से पहले अंदर क्यों नहीं जा सकता। सिचैन विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि भले ही 7 बजे ही आसमान में अंधेरा छा जाता है पर असली रात की शुरुआत 9 बजे से स्टार्ट होती है, इसीलिए अंधेरा होने के बाद ही जब रात घनी होना स्टार्ट होगा तब तुम अंदर जाना स्टार्ट कर सकते हो, उससे पहले नहीं। विंग सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है। विंग सबसे पहले नी हुसैन की तरफ देखता है और उसे कहता है, एक ब्राइडल रेड हानफू रेडी करो और मेंशन में मंगवा लो। ये सुनकर नी हुसैन थोड़ा शॉक हो जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। सिचैन तुरंत कहते हैं, हाँ, ये सही फैसला होगा क्योंकि रेड हानफू के बिना तुम मेंशन में एंटर नहीं कर सकते। विंग तुरंत नोट करता है। नी हुसैन समझ जाता है और वो अपने लोगों को कॉल करके जैसे तैसे एक रेड हानफू ऑर्डर कर देता है। विंग सबकी तरफ देखते हुए कहता है, यीलिंग पेट्रियार्क, वर्ल्ड का सबसे खतरनाक कल्टीवेटर जिसके सामने हर कोई कांपता था, वो यिन एनर्जी को
कल्टीवेट करता था, पर फिर भी भले ही वो डार्क एनर्जी को कल्टीवेट करता था, उसका दिल हद से ज़्यादा साफ था और वो किसी का भी बुरा नहीं चाहता था। वो सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और खुद बुराई का प्रतीक होके भी हमेशा बुराई के ही अगेंस्ट खड़ा रहता था। पर दुनिया को उसके तौर तरीके समझने में भूल हो गई और सब उसे डिमोनिक कल्टीवेटर समझने लगे। यीलिंग पेट्रियार्क जो हर किसी की हेल्प करता था और सिर्फ बुरे लोगों को मारता था, पर दुनिया को सिर्फ ये नज़र आया कि उसने लोगों को मारा है। वो अच्छे हैं या बुरे ये दुनिया ने देखा नहीं और उसे डिमोनिक कल्टीवेटर बोलकर उसे अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही कुछ अच्छी कल्टीवेटर्स भी जो यीलिंग पेट्रियार्क की पावर से जलते थे, उन्होंने भी इन रूमर्स को हद से ज़्यादा सपोर्ट किया और यीलिंग पेट्रियार्क को एक गलत इंसान दुनिया के सामने पेश किया। लोग उसकी असलियत तो नहीं जानते थे, पर रूमर्स पर यकीन करने लगे और पूरी दुनिया धीरे धीरे यीलिंग पेट्रियार्क से डरने लगी। वक्त गुजरता गया और यीलिंग पेट्रियार्क डार्कनेस का राजा बन गया। वहीं दूसरी तरफ जहां अंधेरा था, इस दुनिया में उजेला भी था और इस उजाले पर राज करता था द ग्रेट कल्टीवेटर नोवेल हांगवांगजुन, जो गुसू लैंड सेक्ट का किंग था और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर रूल करता था। वो भी जानता था कि यीलिंग पेट्रियार्क एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, पर उसने सिर्फ रूमर सुने थे। उसने आज तक यीलिंग पेट्रियार्क को ना देखा था ना ही उसे जाना था। धीरे धीरे ये रूमर्स जब हद से ज़्यादा फैलने लगे, तब हांगवांगजुन को यीलिंग पेट्रियार्क में इंटरेस्ट आने लगा और उसने डिसाइड किया कि वो यीलिंग पेट्रियार्क से मिलेगा और उसे ये सब करने से रोकेगा। यही सोचकर एक बार हांगवांगजुन यीलिंग पेट्रियार्क से मिलने यीलिंग माउंटेन पर गए। यीलिंग माउंटेन पर हद से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी, पर हांगवांगजुन क्योंकि एक ग्रेट कल्टीवेटर थे, वो उस डार्क एनर्जी से आसानी से लड़ सकते थे। वो जैसे जैसे करके माउंटेन के टॉप पर जब पहुँचे, तब उन्हें एक केव नज़र आई और जब हांगवांगजुन उस केव के अंदर गए, तब उन्हें एक पर्सन वहाँ नज़र आया जिसने ब्लैक और रेड क्लोथ्स पहने हुए थे और वो बहुत सुकून से अपनी आइज़ बंद करके एक स्टोन के बेड पर सोया हुआ था। हांगवांगजुन ने जैसे ही एक नज़र उस सामने पड़े पर्सन पर देखा था, वो टोटली मेस्मराइज हो चुके थे और वो उसकी ब्यूटी में खो चुके थे। साथ ही हांगवांगजुन उसके फेरोमोन्स से ये फील कर चुके थे कि वो एक ओमेगा है। भले ही इस पूरे यीलिंग माउंटेन पर हद से ज़्यादा ब्लैक एनर्जी और नेगेटिव फोर्स हांगवांगजुन अब तक फील कर रहे थे, पर इस केव में आते ही हांगवांगजुन हद से ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे, जैसे यहाँ कोई भी एनर्जी एग्जिस्ट ही ना करती हो। हांगवांगजुन धीरे धीरे उस पर्सन के ब्यूटी में मेस्मराइज होकर अनकॉन्शियसली ही उस पर्सन की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद जब हांगवांगजुन अपना होश ऑलमोस्ट खो चुके थे और उस इंसान की तरफ बढ़ रहे थे, तब उस केव में एक आवाज़ गूंज जाती है, द लाइट बियरिंग लॉर्ड ग्रेट नोवेल हांगवांगजुन यहाँ क्या कर रहे हैं। उस केव में भले ही वो आवाज़ गूंज रही थी, पर उस आवाज़ में जो सॉफ्टनेस थी, उसने हांगवांगजुन का अटेंशन कंप्लीटली ग्रैब कर लिया था। वो पर्सन अब जाकर कहीं उठकर बैठा था और उसने सीधा अपने सामने हांगवांगजुन पर नज़र डाली थी। हांगवांगजुन जब अब उसका पूरी तरीके से फेस देख पा रहे थे, उनके फेस में सच में बहुत ब्यूटीफुल स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि सामने वाला पर्सन हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल और मेस्मराइजिंग था। उसकी शाइनी आइज़, शार्प नोज, ब्यूटीफुल पिंक लिप्स और साथ ही लिप्स के नीचे एक छोटा सा मोल, फेयर फेस और बालों में एक रेड रिबन। सच में वो हेवनली ब्यूटी था। हांगवांगजुन उस ओमेगा को देखते हैं और एक स्वीट स्माइल के साथ अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहते हैं, ब्यूटीफुल ओमेगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
ये सुनते ही उस ओमेगा के फेस पर स्माइल आ चुकी थी और वो हांग वांग जुन की तरफ बढ़ते हुए अपने हाथ में जो बांसुरी थी उससे खेलने लगता है और कहता है, मेरी जगह पर आके मुझे से मेरे बारे में पूछ रहे हो। पूछना तो मुझे आपसे चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हांग वांग जुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी प्लेस है, मैं तुम्हारे बारे में तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या मतलब है। उस ओमेगा के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो हांग वांग जुन को टीज करते हुए कहता है, मुझे लगा था कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग बहुत ज़्यादा ब्रेव और इंटेलिजेंट होगा, पर आप तो बहुत बुद्धू लगते हैं। इतना बोलकर वो ओमेगा लाउडली हंसने लगता है। उस ओमेगा की वो ब्राइट स्माइल उस केव में गूंज रही थी। हांग वांग जुन उसकी स्माइल देखकर ही मेस्मराइज हो चुके थे, पर जैसे ही उन्हें क्लिक होता है कि सामने वाले ओमेगा ने उसे बुद्धू कहा, वो तुरंत ही थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और सामने वाले पर्सन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुमने मुझे बुद्धू कहा, तुम जानते हो ना इसका अंजाम क्या हो सकता है। मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग हूँ। ये सुनकर वो ओमेगा और भी लाउडली हंसते हुए कहता है, हांग वांग जुन, आप ये बताइए कि आप यहाँ आए क्यों हो और मुझसे चाहते क्या हो। हांग वांग जुन जो थोड़ा इरिटेट हो चुके थे, फिर भी इस ओमेगा के क्वेश्चंस का आंसर देते हुए कहते हैं, मैं यीलिंग पेट्रियार्क से मिलने यहाँ आया हूँ और उससे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर सामने वाला ओमेगा और भी जोर से हंसते हुए कहता है, इसलिए तो मैंने आपको बुद्धू कहा, क्योंकि यीलिंग पेट्रियार्क से ही पूछ रहे हो कि यीलिंग पेट्रियार्क कहाँ है, तो ये जोक नहीं तो और क्या है हांग वांग जुन। इतना बोलकर वो और भी जोर से हंसने लगता है। अब ये सुनकर हांग वांग जुन टोटली शॉक हो चुका था और वो सामने वाले ओमेगा की तरफ देखते हुए कहता है, इसका मतलब तुम यीलिंग पेट्रियार्क हो। हांग वांग जुन का इतना शॉकिंग रिएक्शन देखकर एक पल के लिए यीलिंग पेट्रियार्क भी थोड़ा शांत हो चुका था, पर वो दूसरे ही पल स्माइल करते हुए अपने हेड को नोट करता है। हांग वांग जुन उस ओमेगा के पास जाता है और कहता है, मुझे तो लगा था यीलिंग पेट्रियार्क एक अल्फा है और वो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन तुम तो एक सॉफ्ट से स्वीट से ओमेगा हो। तुम कितने प्रिटी हो और तुम सच में डिमोनिक कल्टीवेटर हो। ये सुनकर यीलिंग पेट्रियार्क हांग वांग जुन की तरफ देखता है और कहता है, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या इंसल्ट कर रहे हैं। हांग वांग जुन के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो यीलिंग पेट्रियार्क की तरफ देखते हुए कहता है, ऑब्वियसली मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मतलब मैंने जैसा सोचा था तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो, तुम तो बहुत ज़्यादा स्वीट हो। ये सुनकर यीलिंग पेट्रियार्क के फेस पर भी स्माइल आ चुकी थी। ये उनकी फर्स्ट मुलाकात थी। हांग वांग जुन अब यीलिंग पेट्रियार्क से अक्सर मिलने आते थे, क्योंकि यीलिंग पेट्रियार्क ने हांग वांग जुन को अपनी सारी सिचुएशंस के बारे में बता दिया था, साथ ही ये भी कि वो बुरा नहीं है, लोगों ने अपने बातों में और दिल में बस उसे बुरा बना के रखा है। हांग वांग जुन भी कहीं ना कहीं ये बात समझ चुके थे, क्योंकि वो किंग थे तो ऑब्वियसली वो भी जानते थे कि कितने लोग मरे हैं और वो कैसे हैं। साथ ही जिन लोगों के बारे में हांग वांग जुन नहीं जानते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन हांग वांग जुन ने अपने कुछ कल्टीवेटर्स थ्रू मंगवा ली थी, जिससे हांग वांग जुन श्योर हो चुके थे कि यीलिंग पेट्रियार्क ने आज तक किसी भी निर्दोष को नहीं मारा। इनफैक्ट वो अच्छाई का हमेशा साथ देता है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें दोस्ती में बदल गई और ऐसे ही चलते चलते दोस्ती प्यार में बदल गई और हांग वांग जुन जो लैंडसेट के एक नॉवल पर्सन थे, वो फाइनली फर्स्ट टाइम किसी ओमेगा के प्यार में गिर चुके थे और वो ओमेगा कोई और नहीं बल्कि जिसे पूरी दुनिया डिमोनिक कल्टीवेटर कहती थी, वो यीलिंग पेट्रियार्क था। हांग वांग जुन दुनिया के सामने यीलिंग पेट्रियार्क को क्लीन चिट देना चाहते थे। वो यीलिंग पेट्रियार्क को एक अच्छा इंसान बनाकर पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते थे। पता नहीं कैसे, पर ये न्यूज़
कल्टीवेशन वर्ल्ड के उन कल्टीवेटर्स तक पहुंच गई जो यीलिंग पिट्रियाक के नाम के नीचे अपने बुरे काम करते थे। एक्चुअली हांग वांगजुन भी इन्हीं लोगों को बाहर लाना चाहते थे, जिसमें खुद यीलिंग पिट्रियाक भी उनका साथ दे रहा था। पर इससे पहले कि वो लोग मतलब हांग वांगजुन और यीलिंग पिट्रियाक कुछ कर पाते, उन्हें पता चलता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के एक बड़े सेक्ट पर बहुत सारे वॉकिंग क्रॉप्स ने अटैक कर दिया है और हर कोई इसके पीछे यीलिंग पिट्रियाक का हाथ मान रहे हैं। जैसे ही ये बात पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैली थी, वैसे ही बहुत सारे बड़े बड़े कल्टीवेटर उन वॉकिंग क्रॉप्स का सामना करने वेन सेक्ट में पहुंच चुके थे और बहुत सारे वॉकिंग क्रॉप्स को मार भी चुके थे। साथ ही इस बार इस बैटल में यीलिंग पिट्रियाक भी हांग वांगजुन का साथ दे रहे थे और उनसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। पर यीलिंग पिट्रियाक ने अपने फेस पर मास्क पहना हुआ था, इसीलिए कोई भी फर्स्टली यीलिंग पिट्रियाक का फेस आज तक जानता नहीं था। साथ ही यीलिंग पिट्रियाक अपने ब्लैक एनर्जी थ्रू लड़ रहे थे, इसीलिए सबको ये लगा कि यीलिंग पिट्रियाक इन क्रॉप्स को मार नहीं रहा बल्कि बढ़ा रहा है। ये बात जब सबको समझ में आई तो सबने यीलिंग पिट्रियाक पर ही उल्टा हमला कर दिया, जिसमें यीलिंग पिट्रियाक हद से ज़्यादा घायल हो चुका था क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर मौजूद थे और यीलिंग पिट्रियाक जो बिल्कुल अकेला था और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो वॉकिंग क्रॉप से लड़ रहा था, उसका अपने आप को बचाने पे ध्यान ही नहीं गया और उस पर सारे कल्टीवेटर्स ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग अटैक किया, जिससे वो हद से ज़्यादा घायल हो चुका था। हांग वांगजुन जो खुद भी वॉकिंग क्रॉप से लड़ने में बहुत ज़्यादा बिजी था, उसका भी यीलिंग पिट्रियाक से ध्यान हट गया था, जिस वजह से यीलिंग पिट्रियाक पर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक हुआ था। पर जैसे ही यीलिंग पिट्रियाक की चीख उस बैटल ग्राउंड में गूंजी थी, हांग वांगजुन का ध्यान सीधा यीलिंग पिट्रियाक पर गया था, जो अभी लहूलुहान होकर बैटल फील्ड में एक कॉर्नर पे गिरा हुआ था। साथ ही बहुत सारे कल्टीवेटर्स अपने स्पिरिचुअल सॉर्ड को अपने हाथ में लेकर यीलिंग पिट्रियाक की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही ये बात हांग वांगजुन ने देखी, वो तुरंत ही यीलिंग पिट्रियाक की तरफ भागने लगे और उन्होंने यीलिंग पिट्रियाक के सामने खड़े होकर उसकी शील्ड का काम किया। पर जैसे ही बाकी सारे रॉ कल्टीवेटर्स ने ये देखा कि खुद हांग वांगजुन यीलिंग पिट्रियाक का सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब हांग वांगजुन के भी खिलाफ हो गए और हांग वांगजुन को उनके और यीलिंग पिट्रियाक के बीच में से हटने के लिए कहने लगे। खुद लैन क्लैन वाले भी आज हांग वांगजुन के खिलाफ थे और हांग वांगजुन की कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि आज उन्हें यीलिंग पिट्रियाक को ख़त्म करना था। पर हांग वांगजुन अपने प्यार को बचाना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पावर्स का यूज़ किया और वो यीलिंग पिट्रियाक को वहाँ से लेकर सीधा टेलीपोर्ट हो गया और यीलिंग माउंटेन पर वो दोनों आ चुके थे। यीलिंग पिट्रियाक जिसके बचने का कोई भी चांस नहीं था, ये हांग वांगजुन समझ चुके थे। वो यीलिंग पिट्रियाक को अपनी बाहों में लेकर हद से ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस ओमेगा से हद से ज़्यादा प्यार जो करने लगे थे। और लैन क्लैन का एक उसूल है, ये लोग एक ही बार प्यार करेंगे और उस प्यार के लिए खुद जान देंगे या दूसरों की जान 100% लेंगे। और आज जब हांग वांगजुन ने देखा कि यीलिंग पिट्रियाक की कोई गलती ना होते हुए भी उसे मरना पड़ रहा है, तब वो हद से ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे। यीलिंग पिट्रियाक हांग वांगजुन को अपने प्यार का इजहार करके उन्हीं की बाहों में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, जिसे देखकर हांग वांगजुन अपने ऊपर से अपना पूरा कंट्रोल लूज कर चुके थे। उनका अल्फा ग्रॉल कर रहा था अपने ओमेगा को मरते हुए देखकर। साथ ही उन्हें ये भी पता चल चुका था कि यीलिंग पिट्रियाक ही उनका मेट है, मतलब वो दोनों मेट बॉन्ड भी शेयर कर सकते थे। पर उन दोनों में ड्यूअल कल्टीवेशन हुआ ही नहीं था, जिस वजह से उन दोनों की बॉडी पर मेटेड बॉन्ड था ही नहीं। उनका प्यार
अधूरा रह चुका था और यिलिंग पिट्रियाक ने हांग वांगजुन से लव कन्फेशन करके अपनी आखिरी सांसें हांग वांगजुन की बाहों में छोड़ दी थी, जिसे देखकर हांग वांगजुन पूरी तरीके से टूट चुके थे। पर फिलहाल उन्हें खुद को संभालना था, क्योंकि अभी भी उनके पास एक होप थी। उन्होंने यिलिंग पिट्रियाक की बॉडी को ज़मीन पर लेटा दिया और इससे पहले कि यिलिंग पिट्रियाक की बॉडी को यिलिंग पिट्रियाक की सोल छोड़कर जा सके, तुरंत ही हांग वांगजुन ने यिलिंग पिट्रियाक की सोल को अपने पास ले लिया और उसे अपने पास कैद कर लिया, ताकि वो अपने ओमेगा को फिर से एक नई बॉडी में जिंदा कर सके। ये यिलिंग पिट्रियाक के प्यार का पागलपन था, जिसमें हांग वांगजुन पूरी तरीके से डूब चुके थे। वो जैसे तैसे करके अब यही सोच रहे थे कि वो यिलिंग पिट्रियाक के लिए ये एक न्यू बॉडी ढूंढेंगे और उसकी सोल को उस नई बॉडी में एंटर करवाएंगे, ताकि उनका ओमेगा फिर से उनकी तरफ वापस आ जाए। वो ये सब सोचते हुए अपने फेस पर न जाने कितने दर्द समेटे केव के बाहर आ चुके थे, पर सामने उनका सामना बहुत सारे ग्रेट कल्टीवेटर्स के साथ हुआ, जहां इस बार उनके अपोज में लैन क्लैन भी खड़ा था। हांग वांगजुन, जिनके एक हाथ में यिलिंग पिट्रियाक की वो फ्लूट थी और दूसरे हाथ में उनकी स्पिरिचुअल सॉर्ड मतलब बीचेन थी, वो सब लोगों के सामने थे। अब सारे लोग हांग वांगजुन से जवाब मांग रहे थे, पर हांग वांगजुन, जो इन सब लोगों से हद से ज़्यादा नफरत करने लगे थे, वो इन सब लोगों को कुछ भी जवाब ना देते हुए सीधा इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसमें लैन क्लैन, जिन क्लैन, जियांग क्लैन, नी क्लैन और वेन क्लैन के सारे कल्टीवेटर्स मौजूद थे। हांग वांगजुन को अभी इस बात का भी होश नहीं था कि उनके सामने उनके ही क्लैन के लोग हैं। फिलहाल हांग वांगजुन पूरी तरीके से अपने प्यार में पागल थे और उन्हें अपने सामने सिर्फ अपने यिलिंग पिट्रियाक के कातिल नजर आ रहे थे। हांग वांगजुन इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे ग्रेट कल्टीवेटर थे, साथ ही सबसे स्ट्रॉन्गर भी, इसीलिए कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। हांग वांगजुन ने न जाने कितने रॉ कल्टीवेटर्स को घायल कर दिया था और इतना डीपली इंजर्ड कर दिया था कि शायद ही अब उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी उन्हें कभी हील कर पाए। ऐसे ही सब लोग जब देखते हैं कि हांग वांगजुन हद से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, तब लैन क्लैन वाले सारे लोग मतलब सीनियर्स और एल्डर्स मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो हांग वांगजुन को ट्रैप करने के बारे में सोचते हैं। पर हांग वांगजुन की पावर हद से ज़्यादा इंक्रीज थी, इसीलिए कोई भी हांग वांगजुन को इतनी आसानी से ट्रैप नहीं कर पा रहा था। पर जैसे तैसे करके सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हांग वांगजुन को एक स्पिरिचुअल रोप में बांध देते हैं। हांग वांगजुन, जिनकी आंखों में हद से ज़्यादा नफरत और गुस्सा थी, वो उस रोप से छूटने की कोशिश कर रहे थे, पर उस रोप में सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स अपनी अपनी पावर्स डाल चुके थे, इसीलिए वो रोप हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, जिससे हांग वांगजुन निकल नहीं पा रहे थे। हांग वांगजुन, जो धीरे धीरे करके शांत होने की कोशिश कर रहे थे और अपनी आइज़ बंद कर रहे थे और अपने यिलिंग पिट्रियाक को अपने जहन में ला रहे थे। अभी भी हांग वांगजुन के हाथ में यिलिंग पिट्रियाक की वो फ्लूट थी और उनकी बंद आंखों के सामने यिलिंग पिट्रियाक का वो स्माइली फेस। जब सारे कल्टीवेटर देखते हैं कि हांग वांगजुन शांत हो चुके हैं, वो एक रिलीफ की ब्रीथ लेते हैं और हांग वांगजुन को समझाने के लिए सबसे पहले लैन क्लैन से लैन कुरैन सामने आते हैं, जो हांग वांगजुन के मास्टर भी थे, साथ ही उनके अंकल भी। लैन कुरैन हांग वांगजुन को समझाने की लाख कोशिश करते हैं, पर हांग वांगजुन ने अपनी आइज़ टाइटली बंद करके रखी थी और वो लगातार यिलिंग पिट्रियाक के बारे में ही सोच रहे थे। उनके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ चुकी थी। जब ये बात सब देखते हैं, वो शॉक हो चुके थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले हांग वांगजुन हद से ज़्यादा अग्रेसिव थे और अब हांग वांगजुन बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे थे।
लैन कुरैन हांग वांगजुन को यीलिंग पेट्रियार्क की गलतियां गिनवा रहे थे और बता रहे थे वो कितना ज़्यादा ईवल है, उसने कितनी गलत काम किए, वो कितना ज़्यादा खतरनाक है और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को तबाह करने की कोशिश करता है। जैसे ही यीलिंग पेट्रियार्क के बारे में इतनी सारी बुरी बातें हांग वांगजुन सुनते हैं, वो अपनी आइज़ को बहुत कामली ओपन करते हैं और सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, कौन बुरा कौन अच्छा, ये बात मुझसे ज़्यादा और कौन बेहतर जान सकता है। वो इंसान जिसे आप ईवल और डीमन कह रहे हैं, वो एक प्योर सोल है। वो सिर्फ ब्लैक एनर्जी का यूज़ करता है, पर उसका हार्ट यहाँ खड़े हर एक इंसान से ज़्यादा प्योर है। आप सब ने गलती की, किसी और की सज़ा मेरे प्यार को दी, मेरे ओमेगा को आप सब ने मिलकर मार दिया। आपको ये सब झूठ लगता है ना? तो जाइए, मेरी जिंगशी में बहुत सारे सबूत हैं जो ये क्लियरली बताते हैं कि मेरे यीलिंग पेट्रियार्क ने कुछ भी नहीं किया, वो बिल्कुल बेगुनाह है। इनफैक्ट आज तक कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो भी गलत किया वो सिर्फ और सिर्फ जिन क्लैन के जिन ग्वांगशान ने किया, ना कि मेरे यीलिंग पेट्रियार्क ने। ये सुनकर हर कोई शॉक हो चुका था और हर किसी की नज़र जिन ग्वांगशान पर चली गई थी, जो जिन क्लैन के सेक्ट लीडर थे। जिन क्लैन लीडर बहुत ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि अब वो महसूस कर सकते थे कि सबके सामने उनकी सच्चाई आ रही है। पर फिर भी वो अपनी बात को स्ट्रांगली सबके सामने रखते हुए कहते हैं, हांग वांगजुन पागल हो चुके हैं उस यीलिंग पेट्रियार्क के प्यार में, इसीलिए वो कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर हांग वांगजुन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और वो सब की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप सब बेवकूफ़ हैं, आपने मुझसे मेरे प्यार को दूर किया है, पर मैं अभी भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए नहीं, बल्कि मेरे प्यार के लिए, क्योंकि मैं अपने प्यार को किसी भी गिल्ट के साथ मरने नहीं देना चाहता। मैं मरने के बाद भी उसके नाम को क्लियर करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं प्रूव करूँगा कि मेरा यीलिंग पेट्रियार्क, मेरा ओमेगा बिल्कुल सही था। वो तुरंत अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, सिचैन। सिचैन जो हांग वांगजुन का छोटा भाई था, वो तुरंत ही आगे आता है। हांग वांगजुन सिचैन की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे जिंगशी में एक बुक है, उस बुक को और बाकी सारे स्क्रोल्स को लेके आओ अभी के अभी। सिचैन जैसे ही ये सुनते हैं, वो हांग वांगजुन को बो करते हैं और तुरंत ही वहाँ से टेलीपोर्ट होकर जिंगशी चले जाते हैं, जो हांग वांगजुन का रूम था। जिंगशी में थोड़ा ढूंढने के बाद एक बॉक्स में सिचैन को बहुत सारे स्क्रोल्स और कुछ नोटबुक्स मिलती है। सिचैन तुरंत ही उन बॉक्स को लेते हैं और फिर से यीलिंग माउंटेन पर आ जाते हैं। हांग वांगजुन उस बॉक्स को देखकर हैप्पी हो चुके थे, उनके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वो सब की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये वो सबूत है जो मेरे ओमेगा को बेगुनाह साबित करता है। अब सारे सेक्ट लीडर आगे आते हैं, मतलब वैन क्लैन से वैन रोहान, नी क्लैन से नी मिंजू, लैन क्लैन से लैन कुरैन, जियांग क्लैन से जियांग फैंगमियान, और उस बॉक्स में से उन सारे स्क्रोल्स को और बाकी चीज़ों को निकाल कर देखने लगते हैं, जिसमें ये क्लियरली प्रूव हो चुका था कि यीलिंग पेट्रियार्क की आज तक कोई भी गलती नहीं थी और उसने किसी भी बेगुनाह को नहीं मारा था। ये जानकर अब हर कोई गिल्टी हो चुका था और हांग वांगजुन की तरफ देख रहा था। साथ ही सारे क्लैंस के डिसिपल्स ने अब जिन ग्वांगशान को पकड़ लिया था और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी उससे छीन ली थी और सब ने हांग वांगजुन को भी उस रोप से फ्री कर दिया था और सब अब हांग वांगजुन के सामने उसके घुटनों के मतलब अपने घुटनों के ऊपर बैठे हुए थे। हांग वांगजुन सब की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। उस स्माइल में हर कोई पेन फील कर सकता था। हांग वांगजुन अंदर जाता है और यीलिंग पेट्रियार्क की बॉडी को अपने बाहों में होल्ड करके बाहर लाता है और वो उस बॉडी को अपने
बाहों में कैरी किए जमीन पर बैठ जाता है। वो सब की तरफ एक नज़र देखते हुए कहता है, आपकी ये माफ़ी मेरे ओमेगा को मेरे पास वापस ला सकती है क्या? मेरा ओमेगा, मेरा सोलमेट, मेरा प्यार मुझसे दूर जा चुका है, मर चुका है वो। और जब अब येलिंग पिट्रियाक मर चुका है तो हांग वांगजुन जिंदा रहकर क्या करेगा? कैसे अपने ओमेगा के बिना ये अल्फा जी पाएगा? मैं द ग्रेट नॉवल हांग वांगजुन, स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा लानझान, अपने मेट से ये वादा करता हूँ कि जब तक वो मेरे लिए वापस नहीं आता तब तक मैं उसका यहाँ इंतज़ार करूँगा। मेरी बॉडी आज मेरी सोल को आज़ाद करती है और मेरी सोल हमेशा अपने प्यार की तलाश करेगी। इतना बोलकर हांग वांगजुन यीलिंग पिट्रियाक को एक टाइट हग करते हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है और बहुत तेज़ी से बारिश होने लगती है। कुछ ही देर बाद सबकी नज़र जब हांग वांगजुन और यीलिंग पिट्रियाक पर जाती है तब हांग वांगजुन भी अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर चुके थे और उनकी सोल भी बॉडी छोड़ चुकी थी। ये देखकर सबकी आंखों में आंसू आ चुके थे। दो सच्चे प्रेमी जिसे दुनिया ने कभी भी एक नहीं होने दिया। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my fan fiction, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.